प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद का। कल हम लोगों ने प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ा, उसमें संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद, जिसे स्त्रियों का साम्यवाद कहते हैं, उसको समझा। फिर इनकी आलोचनाओं को भी हम लोगों ने समझा था और कुल मिला के ये बात सामने आई थी कि प्लेटो ने अपने समय से बहुत आगे बढ़कर एक ऐसा विचार व्यक्त किया था कि शासक वर्ग को कंचन कामनी के मोह से मुक्त रखा जाए। जो हम आधुनिक संदर्भों में भी देखते हैं कि जिसके पास सत्ता है वो अगर रिश्वत लेता है तो वो यही कहता है कि ये तो मैंने परिवार के लिए करा है। तो अगर इनका परिवार ही नहीं हो तो आदमी किसके लिए रिश्वत लेगा? आदमी की जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा और मकान, अगर उसे सरकार के द्वारा ही रोटी मिले, सरकार के द्वारा ही कपड़ा मिले, सरकार के द्वारा ही बैरकों में रहने को मिले, तो वो किसके लिए कमाएगा? तो शासक वर्ग को संपत्ति से दूर रखने का प्लेटो ने एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और वो है प्लेटो का आदर्श राज्य या एक राजा कैसा होना चाहिए। पिछले जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को, तब हमने इस चीज़ को जाना था कि शिक्षा ही जो है व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाती है और एक विवेकवान व्यक्ति जो राजा बनेगा वही एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है। तो आदर्श राज्य कैसा होता है उसको आज हम समझेंगे। अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण कर उसने इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श की इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए वस्तुतः एक नितांत गौण प्रश्न है। अब आदर्श राज्य की हम विशेषताएं देखें। पहला है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्वप्रथम विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य में स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना उसका सर्वप्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा का निवास होता है। दूसरा, निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण उसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वे संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। तीसरा है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला शासक वर्ग जो दार्शनिक राजा का वर्ग है, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिज्ञता के कार्य से संबंधित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा से जुड़ा हुआ है, उत्पादक वर्ग श्रमिक कृषक से है जो उत्पादन में जुड़ा हुआ है। तो प्रथम जो 2 वर्ग हैं शासक और सैनिक, ये उच्च वर्ग, ये अभिभावक वर्ग कहलाते हैं। फिर है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। छठा पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। 7वां है कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध।
प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। ये व्यवस्था इस उद्देश्य में है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथ में ना पड़ जाए। तो अश्लील साहित्य पर व कलाओं पे वो रुचि नहीं रखता है, वो उसका विरोध करता है। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कला ही प्रकाश में आनी चाहिए। नेक्स्ट, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की ना तो कोई अपनी संपत्ति होती है और ना परिवार। प्लेटो का विचार है कि ये साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक कार्य संपादन कर सकें। नेक्स्ट है नर नारियों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में नियंत्रण रखता है। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वे पर कहते हैं उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के लिए अपरिहार्य तत्व है। अब हम आदर्श राज्य की आलोचनाओं को समझते हैं। पहली बात आती है स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, वे इतना नियंत्रणकारी हो जाता है, इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और वे अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं है। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक प्रमुख आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की धारणा में राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना वास्तव में निश्चित रूप से भिन्न और अव्यवहारिक है। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानताओं के निरूपण से अनेक आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। उत्पादक वर्ग जनसंख्या का 50% से ज़्यादा होता है और प्लेटोवादी राज्य की आलोचना का एक प्रमुख आधार यही है। ये अन्य दोनों वर्गों के समान इनके लिए ना तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है, ना ही सामाजिक ढांचे में इनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। तो उत्पादक वर्ग की ये शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को नकारने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता दे दी गई है, जो उचित नहीं है। इन व्यक्तियों को शिक्षा चाहे कितनी भी विवेकशील और वीतरागी बना दे, अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इनमें दोष आएंगे ही। इसी आधार पर बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है, एनलाइटेंड टायरनी। नेक्स्ट आता है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध, अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन ही नहीं किया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन करना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट है दास प्रथा के संबंध में मौन। आदर्श राज्य की धारणा का एक बड़ा दोष प्लेटो की तत्कालीन समाज की प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति दी है और प्लेटो दास प्रथा के संबंध में एक प्रकार से जो स्वीकृति देता है तो वो मानवीय उपेक्षा करता है न्याय की। तो अरस्तु जो हैं वो इसीलिए प्लेटो की आलोचना करते हैं। तो प्लेटो की जो हमने बातें पढ़ी हैं उसमें प्लेटो का महत्व कहीं कम नहीं हो पाता है।
प्लेटो को हम कल्पनादर्शी विचारक कह सकते हैं, आलोचना करते हैं, किंतु रिपब्लिक में चित्रित आदर्श राज्य जो है उसके बारे में हम कहते हैं कि आदर्श राज्य तो स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर नहीं। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने एक ऐसा प्रतीक खड़ा कर दिया है कि राज्य को वास्तव में कैसा होना चाहिए, और एक आदर्शवादी है और उसके साथ साथ वो एक व्यवहारिक दार्शनिक भी है। और प्लेटो के जो राजनीति विज्ञान के जो चिंतन है उसमें आप उसके योगदान को देखें तो प्लेटो का एक न्याय सिद्धांत जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ऐसा ही कार्य देना चाहिए जिसके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो। तीसरी बात, वो बुद्धि के शासन की बात करता है कि शासन एक कला है और बुद्धिमान व्यक्ति इसे कर सकते हैं। फिर स्त्री पुरुषों की समानता की बात करता है। प्लेटो नारी जाति को मुक्त रखने के लिए, राज्य की सेवा में लाने के लिए वो इन्हें परिवार के बंधन से मुक्त रखता है। फिर संपत्ति के साम्यवाद का विचार, तो प्लेटो के विचार में ये बहुत बड़ी बात है कि वे धनी और निर्धन के भेद को कम करने पर बार बार बल देता है। सर थॉमस मूर की रचना यूटोपिया में तो रिपब्लिक का प्रभाव आप बहुत देखेंगे। सिसरो की डी रिपब्लिका को भी आप पढ़ें तो इसमें पाएंगे। सेंट अगस्टाइन की ने रिपब्लिक की सहायता से ही देवी राज्य की कल्पना की है, और दांते की डी मोनार्किया जो है वो भी काफ़ी हद तक प्लेटो से प्रभावित है। इसलिए प्लेटो के अनुदय के संबंध में हम विश्वनाथ प्रसाद वर्मा हैं, वो कहते हैं, भारत के विचारक, कि यूरोपीय चिंतन के इतिहास में उसका इतना व्यापक प्रभाव रहा है कि वो व्यक्ति ना होकर एक परंपरा और प्रतीक के रूप में सामने आता है। आध्यात्मिकता और नैतिक वैशिष्ट की जो परंपरा उसने प्रतिपादित की है, वैसे शंकराचार्य, दांते और कांट की श्रेणी में स्थान दिलाती है। मैक्सी ने इन्हीं शब्दों में प्लेटो को माना है कि उनकी रचनाएं 24 शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी आज भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण की जाती है और उनके आधार पर अपने मतों की पुष्टि की जाती है। किसी विचार की अमरता और महत्ता का इससे अधिक बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। कैटलिन जो है उसे दर्शन का पोप कहते हैं, द पोप ऑफ फिलॉसफी। एमर्सन कहते हैं प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। तो ज्ञान के क्षेत्र में इससे बड़ा अनुदाय और श्रेष्ठ शब्दावली और कुछ हो ही नहीं सकती। तो विद्यार्थियों, आपने आज पढ़ा होगा प्लेटो का आदर्श राज्य, और उसके साथ साथ हम प्लेटो के महत्व को पढ़ते हैं। प्लेटो जैसा दार्शनिक दुनिया में बहुत कम आते हैं जिसका प्रभाव इतना व्यापक रहता है कि आज भी हम जब बात करते हैं एक राज्य की, एक आदर्श राज्य की, तो हमें प्लेटो बिल्कुल याद आता है। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और परीक्षा की दृष्टि से प्लेटो के संबंध में ये जो विचार हैं ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उनके लिए पीजी में भी जो वेस्टर्न थिंकर्स आएगा उसमें भी प्लेटो का है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पढ़ाई के पीजी में हो या आरएस में हो या कंपटीशन में। प्लेटो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।